हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आसान क्लासेस में। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे डीवीपी के बारे में कि डीवीपी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, जिस डीवीपी का यूज कहाँ पे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डीवीपी होता क्या है। तो देखिएगा, डीवीपी का पहले हम फुल नेम देखते हैं। तो डीवीपी का जो फुल नेम होता है वो होता है ड्राई वैक्यूम पंप। क्या होता है? ड्राई वैक्यूम पंप। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है एक डिवाइस है जो कि वैक्यूम क्रिएट करने का कार्य करता है, यानी कि ये जो ड्राई वैक्यूम पंप है ये क्या करता है? वैक्यूम क्रिएट करता है। अब वैक्यूम क्या होता है? तो वैक्यूम आप जानते हैं कि एक नेगेटिव प्रेशर होता है। इसको और अच्छे से अगर हम डिफाइन करें तो एनी प्रेशर बिलो देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर, यानी कि कोई भी प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो उसको हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। बाकी वैक्यूम के बारे में और आपको जानना है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं वैक्यूम पंप के बारे में। तो उसमें मैं आपको बताया था कि वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वैक्यूम क्रिएट करने के सोर्सेस क्या हैं, वैक्यूम क्यों क्रिएट करते हैं, वैक्यूम का यूज क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में उसमें डिस्कस किया हूं। तो उस वीडियो में आपको बताया था कि वैक्यूम क्रिएट करने के जो मेन सोर्स हैं वो है आपका वाटरिंग वैक्यूम पंप, स्टीम इजेक्टर। स्टीम इजेक्टर में सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज स्टीम इजेक्टर होता है, एंड ड्राई वैक्यूम पंप। तो स्टीम इजेक्टर एंड वाटरिंग वैक्यूम पंप पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो यदि वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हम वैक्यूम पे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर्टिकुलर ड्राई वैक्यूम पंप पे डिस्कस करेंगे कि ड्राई वैक्यूम पंप कैसे वर्क कर रहा है, इसकी कौन कौन सी फंक्शनिंग है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि ये जो ड्राई वैक्यूम पंप है कैसे वर्क वगैरह करता है। बाकी जो वैक्यूम के सोर्सेस हैं, जैसे मान लीजिए आपका वाटरिंग वैक्यूम पंप है, स्टीम इजेक्टर है, तो इनमें जो कंपैरिजन है, आखिर क्यों उनका यूज नहीं कर रहे हैं वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, क्यों ड्राई वैक्यूम पंप का यूज कर रहे हैं, तो इन सब का बारे में अभी मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले आप इसकी वर्किंग समझ लीजिए कि जो ड्राई वैक्यूम पंप होता है ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको वर्किंग समझने से पहले आपको इसके पार्ट्स के बारे में जानना होगा कि इसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, इसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें पार्ट में देखिए सबसे पहले नंबर पे आपका है स्क्रू पंप। एक आपका स्क्रू पंप होता है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ड्राई वैक्यूम पंप का, ये जो फ्लो शीट देख रहे हैं, ये एक्चुअल मतलब ऐसे होता नहीं है। आपको एक्चुअल फिगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक्चुअल कैसे ड्राई वैक्यूम पंप होता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे होता है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो अलग अलग इक्विपमेंट्स है ना, उन सारे इक्विपमेंट को मैं यहाँ पे शो किया हूँ और उनको एक लाइनअप में शो किया हूँ कि कैसे कौन सा किससे लाइनअप रहता है। तो मैं यहाँ आपको वर्किंग बताऊंगा कि कैसे कौन से पार्ट का क्या वर्क हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। उसके बाद आप ड्राई वैक्यूम पंप देखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे कि कैसे वर्किंग उसमें हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअल फिगर आपको वहां पे दिख रहा होगा। तो देखिए, इसमें एक स्क्रू पंप होता है। ठीक है, क्या होता है? स्क्रू पंप होता है। ये जो स्क्रू पंप होता है जैकेटेड होता है। ठीक है, ये जैकेटेड होता है, एक साइड से कूलिंग वाटर इनलेट होता है, एक साइड से आउटलेट होता है, वो उसके जैकेट में होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैकेट में इसकी कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और इसके इस साइड में मतलब ये जो इम्पेलर, इसके जो शाफ्ट होते हैं उसमें ये शाफ्ट को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने के लिए ऑयल भी रहता है। ऑयल भी रहता है, यहाँ पे उसका लेवल वगैरह भी दिखाता है ऑयल का। ठीक है, तो इतना क्लियर है। एक स्क्रू पंप होता है, स्क्रू पंप से एक आपका ये वैक्यूम की लाइन है जिसमें आपका एक एनआरवी लगा रहेगा, और उसके बाद ये लाइन जुड़ी रहेगी आपकी फिल्टर हाउसिंग से जुड़ी रहती है। ठीक है, फिल्टर हाउसिंग से एक लाइन आपकी जुड़ी गई प्राइमरी कंडेंसर में। अच्छा, एक चीज आप देख लीजिए, इस पूरे सिस्टम में दो कंडेंसर आपके रहेंगे, एक प्राइमरी कंडेंसर, एक सेकेंडरी कंडेंसर, और दो आपके कलेक्शन पॉट रहेंगे। ठीक है, दो कलेक्शन पॉट रहेंगे। ठीक है, और ये जो प्राइमरी कंडेंसर रहेगा वो आपका कनेक्ट रहता है बूस्टर पंप से, यानी कि एक लूप पंप भी होता है बूस्टर पंप। लूप पंप को क्यों बूस्टर पंप यहाँ पे नाम दे रहे हैं वो चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये पंप क्या, ये बूस्टर पंप से क्या रहेगा, एक आइसोलेशन वाल्व कनेक्ट रहेगा। उसके बाद ये लाइन कहाँ जाएगी, आपकी प्लांट में जाएगी। ठीक है, और बाकी आपका एक सॉल्वेंट टैंक रहता है, इसमें सॉल्वेंट फिलअप रहता है। कौन सा सॉल्वेंट रहता है वो अभी आपको मैं बताऊंगा, वर्किंग समझाऊंगा तो। ठीक है, और बाकी एक रिमोट पैनल होता है जिसमें 3 बटन होती हैं। ठीक है, इस रिमोट पैनल में मेनली 3 बटन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक स्टार्ट की बटन होती है, एक स्टॉप की होती है, और एक इमरजेंसी स्टॉप की होती है, और बहुत सारी लाइटें रहती हैं। ये लाइटें काफ़ी चीज़ों को मतलब इसमें टेम्परेचर वगैरह को इंडिकेट करती हैं। बाकी इसमें मेजर मतलब इसमें कुछ सेफ्टी इंटरलॉक भी होते हैं। सेफ्टी इंटरलॉक में मतलब मेजर सेफ्टी इंटरलॉक की बात करें तो एक आपका सेफ्टी इंटरलॉक रहता है।
सॉल्वेंट टैंक पे रहता है कि सॉल्वेंट टैंक का अगर लेवल ज़्यादा डाउन रहेगा तो उस कंडीशन में मतलब एक सर्टेन लेवल से कम रहेगा तो ये पंप आपका ट्रिप हो जाएगा या तो चालू नहीं होगा। और दूसरा आपका टेम्परेचर पे रहता है, स्क्रू पंप के टेम्परेचर पे, यानी कि जो स्क्रू पंप में हम कूलिंग प्रोवाइड इसीलिए कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े ना। तो किसी केस में अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ज़्यादा, एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है मतलब सेट पॉइंट से, तो क्या उस कंडीशन में आपका ये पंप नहीं चलेगा या ट्रिप हो जाएगा। बाकी एक लाइट यहाँ पे शो करती है कि अगर आप इमरजेंसी स्टॉप मारे हुए हैं तो ये लाइट जलती रहती है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे दीजिएगा कि स्टार्ट और स्टॉप तो आप समझ रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी स्टॉप क्या होता है वो यहाँ पे समझ लीजिए। तो देखिए इमरजेंसी स्टॉप का जनरली वर्क क्या रहता है कि जब स्टार्ट की बटन में जब आप स्टार्ट करेंगे तो पंप चालू होगा, स्टॉप करेंगे तो पंप स्टॉप होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो पंप को चालू होने में 10-15 मिनट लगता है, ठीक है। ऐसे ही जब स्टॉप करते हैं आप तो स्टॉप की कंडीशन में जब स्टॉप जब दबा देते हैं तो स्टॉप दबाने के बाद तुरंत ये नहीं है कि ये स्क्रू पंप बंद हो जाएगा, तुरंत ये मोटर बंद नहीं होता है, ये स्क्रू पंप रनिंग कंडीशन में रहता है स्टॉप दबाने के 10-15 मिनट बाद तक। वो 10-15 मिनट बाद उस टाइम पीरियड में क्या होता है तो इस स्क्रू पंप में ये जो सॉल्वेंट होता है इसकी फ्लशिंग वगैरह होती है। फ्लशिंग क्यों होती है तो ये जो स्क्रू वगैरह है ये जाम वगैरह ना हो जाए, जाम होने के कंडीशन हो जाते हैं, मतलब अगर आप बिना फ्लशिंग के अगर इसको बंद कर दिए तो जाम हो जाएगा। तो इस चक्कर में इसको फ्लशिंग करते हैं ताकि उसका जो स्क्रू है अच्छे तरीके से क्लीन रहे, ठीक है, क्लीन रहे, स्मूथ तरीके से मूव करे, इसलिए उसको हमें जब स्टॉप होगा उस समय भी इसमें फ्लशिंग होगा। और बाकी जब रनिंग कंडीशन में रहता है तब भी कुछ टाइम पीरियड पे इसमें फ्लशिंग होती रहती है। एज ए मतलब वो फ्लशिंग इसलिए होती है ताकि उसमें थोड़ा लुब्रिकेंट मिलता रहे और बाकी आपका जो स्क्रू है वो क्लीन रहे हमेशा, ठीक है, जिससे वो फ्रीली मूव कर सके। क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि जो स्क्रू पंप होता है उसमें एक ही शाफ्ट मोटर से कनेक्ट रहता है, दूसरा इससे मतलब वो फ्री रहता है, इसी ये जिस डायरेक्शन में घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसी की वजह से घूमता है, मतलब वो ऐसे कनेक्ट रहते हैं दोनों। आपको फिगर दिख रहा होगा वैसे इसका अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो इमरजेंसी हम बात कर रहे थे इमरजेंसी स्टॉप की, तो इमरजेंसी स्टॉप से क्या होता है तो जैसे मान लीजिए अगर स्टॉप की बटन जब दबाया तो उस कंडीशन में जब स्टॉप दबाएंगे तो तुरंत आपका पंप ये ड्राई वैक्यूम पंप बंद नहीं होगा, 10-15 मिनट बाद बंद होगा। लेकिन आपको अर्जेंट में बंद करना है, किसी का मतलब कोई इमरजेंसी आई है कि अर्जेंट में आपको बंद करना है, उस कंडीशन में आप इमरजेंसी स्टॉप दबाएंगे तो ये पंप तुरंत बंद होगा, यानी कि तुरंत ये मोटर स्टॉप होगा। लेकिन इसमें फ्लशिंग वगैरह नहीं होगी, तुरंत स्टॉप होगा। तो इस केस में आपके जो स्क्रू है वो जाम होने के चांसेस रहते हैं इमरजेंसी स्टॉप दबाने से, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये तीनों बटन का क्या यूजेस रहता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम इसकी वर्किंग के बारे में कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो अब इसकी वर्किंग समझते हैं पहले। अब देखिए इसका क्या होता है जब इसको हम पंप चालू करते हैं तो इसमें देखिए आप इस पंप चालू करेंगे तो ये मोटर चालू होगा, ये मोटर चालू होगा तो इसके थ्रू यहाँ पे 2 शाफ्ट रहते हैं जिनमें से एक ही शाफ्ट डायरेक्टली मोटर से कनेक्ट रहेगा, दूसरा शाफ्ट जो रहता है यानी कि दूसरा जो स्क्रू रहता है, दूसरा स्क्रू इसी के अपोजिट डायरेक्शन में वो रोटेट करता है। ऐसा इनका अरेंजमेंट रहता है, दोनों आपस में सटे रहते हैं, मतलब घरारियां कटी रहती हैं, जिससे क्या होते हैं ये दूसरा वाला स्क्रू इसके वजह से वो मूव करता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हाई स्पीड से रोटेट करते हैं स्क्रू, तो काफ़ी हाई स्पीड से रोटेट करेंगे जब दोनों, तो यहाँ की जो एयर होगी उसको ये क्या करेंगे इधर की तरह खींच के इधर डिस्चार्ज करेंगे। तो इस एरिया में इस जोन में क्या होता है लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, यानी कि यहाँ की सारी एयर क्या हुई इधर चली आई, तो यहाँ पे क्या हुआ वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है जब मोटर चालू की हाई स्पीड में रोटेट किया है तो फिर यहाँ पे आपका वैक्यूम क्रिएट होना चालू होता है। जब ये वैक्यूम क्रिएट होता है तो इस लाइन के थ्रू क्या होगा इस फिल्टर हाउसिंग में आता है। फिल्टर हाउसिंग का जनरली काम क्या रहता है कि अगर मान लीजिए आप, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ होल्ड कर रहे हैं, ये जो आपका वैक्यूम पंप वगैरह होता है ना, आपका वैक्यूम पंप हो गया यानी कि ड्राई वैक्यूम पंप हो गया, या आपका स्टीम इंजेक्टर हो गया, या तो आपका वाटरिंग वैक्यूम पंप हो गया, इनका जो अधिकतर जो यूज होता है ना, अधिकतर यूज होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए, ठीक है। ये जो वैक्यूम होते हैं अधिकतर वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए यूज करते हैं, बाकी और भी काम होता है वैक्यूम का, लेकिन अधिकतर जो यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में वो वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन जब कर रहे हैं तो जब हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलम से कर रहे हैं या रिएक्टर से कर रहे हैं, तो जो आपका वेपर कॉलम कंडेंसर में जा रहा है तो हमें जो उस सिस्टम में जो वैक्यूम अप्लाई करते हैं वो कंडेंसर के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो आपका जो पंप से जो लाइन जाएगा यानी कि यहाँ से जा रहा है ये प्लांट में, फ्रॉम प्लांट यहाँ लिखा हो ना,
तो ये जो लाइन जाएगा वो कंडेंसर के मतलब कंडेंसर से जुड़ेगा, उसके बाद उस वेपर कॉलम के थ्रू उस कॉलम में आएगा, अगर कॉलम में कर रहे हैं तो, यदि रिएक्टर में कर रहे हैं तो उस रिएक्टर में वैक्यूम जाएगा, ठीक है, उस पूरे सिस्टम में वैक्यूम अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस लाइन से जाता है। तो थोड़ा सा इस पर लाइनअप देख लीजिए। लाइनअप कैसा है कि यहाँ से लाइन आ रहा है आइसोलेशन वाल के थ्रू इस बूस्टर पंप पे, बूस्टर पंप के बाद प्राइमरी कंडेंसर, प्राइमरी कंडेंसर के बाद ये फिल्टर हाउसिंग, उसके बाद स्क्रू पंप पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और हम आपको बता दूं, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बूस्टर पंप है वो बूस्टर पंप नहीं लगा रहेगा स्क्रू ड्राई वैक्यूम पंप में, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है वैक्यूम की, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए आपको -750 mmHg, -755 मतलब -755 mmHg से प्लस जब आपको वैक्यूम अगर चाहिए होता है तो उस कंडीशन में आपको ये बूस्टर पंप और स्क्रू पंप दोनों का अरेंजमेंट लाना पड़ेगा, तभी आपका वैक्यूम आएगा। नहीं तो अगर आपको जैसे 720-710 mmHg अगर वैक्यूम चाहिए होता है तो उस कंडीशन में आपका बूस्टर पंप नहीं रहेगा, तो भी स्क्रू पंप से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बूस्टर पंप का जनरली काम क्या रहता है, ये एक लूप पंप ही होता है, लेकिन जो आपका स्क्रू पंप जो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपका स्क्रू पंप -710 mmHg, -720 mmHg वैक्यूम क्रिएट किया, तो 30-40 mmHg जो वैक्यूम है ये लूप पंप क्या करेगा, उसको और बूस्ट कर देगा और बढ़ा देगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको बूस्टर पंप भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और वैक्यूम को बूस्ट अप कर देता है इसके लगाने से, ठीक है। तो सपोज दैट हमको वैक्यूम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन के कंडेंसर से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन को ला रहे हैं जो कि इस बूस्टर पंप में कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज हम आपको बताया कि जब ये डिपेंड करता है कि अगर जहाँ पे ज़्यादा वैक्यूम की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे बूस्टर पंप रहता है, नहीं तो कहीं कहीं किसी किसी प्लांट में आप देखेंगे जो ड्राई वैक्यूम पंप रहेगा वहाँ पे ये बूस्टर पंप नहीं रहेगा, डायरेक्ट जो प्लांट से लाइन आएगी वो डायरेक्ट प्राइमरी कंडेंसर में कनेक्ट होती है, ठीक है। तो या तो यहाँ से कनेक्ट रहेगी या तो यहाँ से कनेक्ट रहेगी, ठीक है। कुछ कंडीशन में बूस्टर पंप नहीं रहते हैं, कुछ कंडीशन में बूस्टर पंप रहते हैं, तो लाइन वहाँ कनेक्ट होगी। अगर बूस्टर पंप नहीं है तो जो प्लांट से लाइन आएगी वो कहाँ पे कनेक्ट होगी, प्राइमरी कंडेंसर में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो यहाँ पे कनेक्ट रहता है, ये पार्ट उस समय नहीं रहता है, ठीक है। तो हम दोनों का आप समझते चलिए कि मतलब चाहे कोई भी कंडीशन हो, वर्किंग तो सबकी सेम ही रहेगी, चाहे बूस्टर पंप रहे ना रहे, वो जो उसका फिनोमिना वो तो वही होने वाला है, ठीक है। तो प्लांट से लाइन आ रही है, तो जब आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो कंडेंसर में तो जो कंडेंसेबल गैसेस है कंडेंस हो गई, और जब लेकिन वैक्यूम लगाते हैं तो कुछ ये मतलब अधिकतर तो नॉन कंडेंसेबल गैसेस को खींचता है, लेकिन कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेस भी जो होती हैं वो वैक्यूम के साथ खींच के आती हैं इसके साथ, ठीक है। वैक्यूम के साथ सक होके वो कुछ कंडेंसेबल गैस भी आती हैं जो कि इस रूट को फॉलो करेंगे। कैसे, वो लाइन आई इस बूस्टर पंप से कनेक्ट हुई, बूस्टर पंप के बाद प्राइमरी कंडेंसर, प्राइमरी कंडेंसर के बाद ये जाएगा फिल्टर हाउसिंग में, फिर उसके बाद स्क्रू पंप में। तो अभी हम वर्किंग को थोड़ा समझते हैं। वर्किंग में क्या था कि ये स्क्रू पंप को चालू किया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट का कमांड दिए आप, तो ये पंप चालू हुआ, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो वेपर को खींचना चालू किया। अब यहाँ से खींचेगा फिल्टर हाउसिंग में से। तो अब देखिए जब आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे तो कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ पाउडर वगैरह आएगा, तो वो इस फिल्टर में ट्रैप हो जाएगा। केवल वेपर जो कंडेंसेबल है, नॉन कंडेंसेबल कुछ गैसेस होंगी वही यहाँ पे जाएंगी, बाकी यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं, इसलिए फिल्टर जनरली लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया, उसके बाद ये प्राइमरी कंडेंसर में आएगा, प्राइमरी कंडेंसर के बाद ये बूस्टर पंप में। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जब आप पंप जो ये ड्राई वैक्यूम पंप को स्टार्ट का कमांड देते हैं, तो पहले तो आपका ये स्क्रू पंप चालू होता है, लेकिन तुरंत ये बूस्टर पंप चालू नहीं होता है। बूस्टर पंप इसके चालू होने से 5-10 मिनट 15 मिनट बाद चालू होता है। वो क्या रहता है कि जब ये स्क्रू पंप लगभग एक ऑप्टिमम कंडीशन में पहुंच जाता है, जैसे मान लीजिए आपका 700 mmHg, -700 mmHg वैक्यूम बनाने लगा, 710 mmHg वैक्यूम बनाने लगा, उस कंडीशन में ये बूस्टर, उसके बाद ये बूस्टर पंप चालू होता है, ठीक है। उसके बाद ही ये बूस्टर पंप चालू होता है, आइसोलेशन वाला आपका ओपन होता है, ठीक है। तो ऐसा इसमें अरेंजमेंट रहता है, पहले ये पंप चालू होगा फिर ये पंप चालू होगा। तो कुछ यहाँ पे आपका मतलब अधिकतर वैक्यूम तो यही क्रिएट हुआ। यहाँ मान लीजिए आपका -720 mmHg आपका वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो कि सक कर रहा है। सक कहाँ से कर रहा है, ये लाइन आ रही है वहाँ से, ऐसे इस रूट से सक कर रहा है। अब इसके बाद जब यहाँ 720 mmHg वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद ये भी पंप चालू हुआ, ये पंप चालू हुआ, तो ये भी पंप का ऐसे ही अरेंजमेंट कुछ रहता है। जैसे इसमें एक ही स्क्रू मोटर से कनेक्ट था, वैसे इसमें भी एक ही ल्यूब, एक ही इंपेलर मोटर से डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा। मोटर के हिसाब से एक जो रहेगा वो फ्री रहता है, इसी की वजह से वो मूव करता है, ठीक है। ऐसा इसमें अरेंजमेंट रहता है। जैसे मान लीजिए ये वाला ल्यूब है, जो ये वाला इंपेलर है, वो आपका मोटर से कनेक्ट है, तो जब ये रोटेट करना चालू करेगा, तो जैसे
ये क्या किया, इस डायरेक्शन में रोटेट किया, तो इसको इस डायरेक्शन में मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाएगा, क्योंकि ये फ्री है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये ऐसे खूब तेज घूमेगा या ऐसे खूब तेज घूमेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ की गैसेस को क्या कर रही है, खींच के नीचे इधर फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा। तो कुछ सक्शन यहाँ क्रिएट हुआ, कुछ सक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ। फाइनली आपको जाके मिल जाता है आपका वैक्यूम, आपका मान लीजिए -755 mmHg मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इतना वैक्यूम मिल रहा है, जो कि आपका प्लांट में जहां पे भी आप यूज कर रहे हैं उसके कंडेंसर में गया, जिस सिस्टम में यूज कर रहे हैं वहां पे गया, वहां से कंडेंसेबल नॉन कंडेंसेबल गैसेस को ये खींच के ला रहे हैं। दोनों पंप चालू है, खींच के ला रहे हैं। अब यहाँ खींच के लाए, इधर से खींच के हुए वेपर जा रही है, तो पहले ये प्राइमरी कंडेंसर से गुजरेगी। अब प्राइमरी कंडेंसर में आएगी, तो प्राइमरी कंडेंसर में आप क्या किए हैं, कूलिंग का सप्लाई दे दिए हैं। इधर से कूलिंग सप्लाई है, कूलिंग वाटर सप्लाई, इधर से कूलिंग वाटर रिटर्न है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, आपका टेम्परेचर डाउन रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, वेपर का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, कूलिंग का टेम्परेचर कम रहेगा। तो वेपर क्या होगा, अपना हीट को क्या लूज करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा, और वेपर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होकर वो क्या आ जाएगा, इस कलेक्शन पॉट में आ जाता है। वो जो कंडेंसेबल गैसेस इसमें आएंगे ट्रैप होके, सक होके, वो यहाँ पे कंडेंस होगी और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम आपको बताएं ना, कहीं पे ये बूस्टर पंप रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। तो जहां नहीं रहेगा डायरेक्ट वेपर यहाँ आएंगी, यहाँ से कंडेंस होकर इस कलेक्ट पॉट में आ जाएंगी। कहीं पे रहेगा तो बूस्टर पंप के थ्रू होते हुए आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे कंडेंस हुई, बाकी कुछ गैसेस बच भी जाता है जो कि यहाँ प्रॉपर तरीके से कंडेंस नहीं हो पाता है। तो क्या होगा, इस फिल्टर हाउसिंग से होते हुए इस स्क्रू पंप में आएगा। तो स्क्रू पंप का जो आपका ये डिस्चार्ज देख रहे हैं, ये क्या है, सेकेंडरी कंडेंसर में आ रहा है। तो सेकेंडरी कंडेंसर में भी क्या होगा, कुछ जो यहाँ पे कंडेंस नहीं हो पाई, प्राइमरी कंडेंसर में जो वेपर कंडेंस नहीं हो पाई, वो वेपर क्या होंगी, सेकेंडरी कंडेंसर में कंडेंस होंगी। इसमें भी आपका कूलिंग वाटर सप्लाई दे रहे हैं, कूलिंग वाटर रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे भी टेम्परेचर डाउन है इसका कंडेंसर का, जहाँ पे आप वो जो कुछ कंडेंसेबल गैसेस यहाँ नहीं कंडेंस हुई, यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे अपना हीट लूज करेंगे और यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगी और वो कलेक्शन पॉट 2 में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कलेक्शन होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह वैक्यूम पंप वर्क कर रहा है कि यहाँ से कोई चीज सक कर रहा है, दोनों पंप चल रहे हैं, यहाँ सक्शन हो रहा है, यहाँ सक्शन हो रहा है, सक कर रहा है, यहाँ कुछ वेपर कंडेंस हो रही है, कुछ यहाँ वेपर कंडेंस हो, कलेक्शन पॉट में कलेक्शन होता रहता है। और यहाँ जो वेपर कंडेंस होते हैं ना, बहुत माइनर में रहता है, मतलब बहुत कम। ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा वेपर आ रहा है कि तुरंत ये कलेक्शन पॉट भर रहा है आपका, बहुत मतलब माइनर, बहुत स्लो रेट से होता है, मतलब बूंद बूंद करके ऐसे बोल लीजिए, ऐसे कंडेंस होता है इसमें, ठीक है। बहुत कम कंडेंस होते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत कम ही वेपर खींच के आती, अधिकतर गैसेस तो वहां पे जहां पे डिस्टिलेशन कर रहे हैं उसी के कंडेंसर में वो कंडेंस होके कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। कुछ ही गैस ट्रैप होके आती है जो इधर कंडेंस होती हैं, जिसके पर्पज के लिए यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंडेंसर यहाँ पे लगाए हैं। बाकी वैक्यूम का काम तो ये स्क्रू पंप और बूस्टर पंप यानी कि लूप पंप ही कर रहा है, ठीक है। अब बात आता है सॉल्वेंट टैंक का। अब सॉल्वेंट टैंक में कौन सा सॉल्वेंट होता है, क्यों सॉल्वेंट रखते हैं, तो देखिए पहली चीज कौन सा सॉल्वेंट रहता है। तो अब हम आपको बताए हैं कि जो ड्राई वैक्यूम पंप है इसका यूज करते हैं मोस्टली डिस्टिलेशन के केस में। तो जैसे मान लीजिए आप हेक्सेन का डिस्टिलेशन कर रहे हैं, मतलब कोई भी सॉल्वेंट है, जैसे मान लीजिए हेक्सेन है, टॉल्यूइन है, इनका आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो जिस सॉल्वेंट का आप डिस्टिलेशन करेंगे वही सॉल्वेंट इस सॉल्वेंट टैंक फॉर्म में आप फिलअप करके रखेंगे, ठीक है। कोई दूसरा सॉल्वेंट नहीं रखते हैं, क्योंकि दूसरा सॉल्वेंट रखेंगे कंटामिनेशन होगा, पता नहीं वो कंपेटेबल है नहीं है, वो अलग की चीज है। लेकिन दूसरा सॉल्वेंट नहीं रखते हैं, वही सॉल्वेंट इसमें रखते हैं। उसी सॉल्वेंट की इसमें कुछ समय में फ्लशिंग होती रहती है, जिससे आपका स्क्रू क्लीन रहे, चोक ना हो, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे फ्लशिंग होती रहती है। बाकी दूसरा चीज क्या रहता है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन पर्जिंग की भी लाइन रहती है, नाइट्रोजन की भी पर्जिंग होती है। नाइट्रोजन पर्जिंग क्यों होती है, तो क्योंकि ये सॉल्वेंट है आपका, तो सॉल्वेंट में बाय द वे किसी कारणवश फायर वगैरह ना पकड़े, उसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन की पर्जिंग होती रहती है, जिससे यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव रहे। तो ऑक्सीजन रिमूव रहेगा तो आपका फायर नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे नाइट्रोजन की पर्जिंग भी होती रहती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पूरे पंप की वर्किंग पार्ट्स, सारी चीजों के बारे में आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। पंप की वर्किंग तो आप समझ गए। अब दूसरा चीज होता है कि क्या कंडीशंस होती हैं कि ड्राई वैक्यूम पंप हम यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं हम जो हम आपको वैक्यूम का सोर्स बताए हैं, स्टीम इंजेक्टर एंड वाटरिंग वैक्यूम पंप, क्यों नहीं वाटरिंग वैक्यूम पंप यूज करते हैं, क्यों नहीं स्टीम इंजेक्टर यूज करते हैं, क्यों हम ड्राई वैक्यूम पंप यूज करते हैं। तो उसका क्या सीन रहता है कि उसका सीन ये रहता है कि ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, कि जैसे मान लीजिए आपको हाई वैक्यूम की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए आपको -755 mmHg प्लस
वैक्यूम चाहिए, ठीक है। तो इतना वैक्यूम तो आपका वाटर रिंग वैक्यूम पंप नहीं दे सकता, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उतना तो आपका वाटर रिंग वैक्यूम पंप नहीं देगा। तो वाटर रिंग वैक्यूम पंप क्या हुआ, पहले नंबर पे नहीं नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमें हाई वैक्यूम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आई कि स्टीम इजेक्टर जो होता है वो तो हाई वैक्यूम दे सकता है, यानी कि स्टीम इजेक्टर जो होता है, जैसे आप सिंगल स्टेज हो या आप मल्टी स्टेज स्टीम इजेक्टर यूज कर रहे हैं, तो मल्टी स्टेज स्टीम इजेक्टर में आपका 755 mHg से प्लस आपका आराम से आता है, ठीक है। तो लेकिन उसमें क्या रहता है कि मल्टी स्टेज स्टीम इजेक्टर में हाई प्रेशर स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हाई प्रेशर स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि HP स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, क्यों हम ड्राई वैक्यूम पंप का यूज सिलेक्शन करते हैं। तो उसके लिए क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज है जहां पे हाई प्रेशर स्टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब उनका जो काम चल रहा है वो लो प्रेशर स्टीम से चल जा रहा है, जिसके लिए वो छोटा सा बॉयलर लगा रखे हैं, ठीक है। लेकिन उनको रिक्वायरमेंट है हाई वैक्यूम की, यानी कि उनको -750 -755 mmHg वैक्यूम की रिक्वायरमेंट है। तो वाटर इन वैक्यूम पंप से तो उतना आएगा नहीं। दूसरा आपका स्टीम इजेक्टर बचा, तो स्टीम इजेक्टर में आपको हाई प्रेशर स्टीम चाहिए, तो हाई प्रेशर स्टीम चाहिए तो उसके लिए वो अलग से तो बॉयलर इंस्टॉल करेंगे नहीं, अलग से बॉयलर इंस्टॉल करते हैं तो उनका जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, ड्राई वैक्यूम पंप यूज करते हैं। बाकी एक चीज और बताएं आपको, तो ड्राई वैक्यूम पंप का जो कॉस्ट होता है वो स्टीम इजेक्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपका रोटेटिंग पार्ट है, स्क्रू पंप है, लूप पंप है, यानी कि बूस्टर पंप है, तो इसमें आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा रहता है। लेकिन वो ओवरऑल कॉस्ट जो होगा, मतलब वो डिपेंड करता है कि किस स्केल पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्री जहां पे हाई प्रेशर स्टीम है तो वहां पे स्टीम इजेक्टर यूज कर लेंगे। लेकिन फिर एक और कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हम इसको डिस्टिलेशन में यूज कर रहे हैं, तो डिस्टिलेशन में यूज कर रहे हैं तो जो सॉल्वेंट हमारा जैसे यहाँ पे कंडेंस हो रहा था इस कलेक्शन पॉट में, तो जो स्टीम इजेक्टर होता है या वाटर रिंग वैक्यूम पंप होता है, उसमें जो वेपर होती है ना, वो वेपर डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में आती हैं। किसके कांटेक्ट में, डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में आती हैं। तो कोई हो सकता है कोई ऐसा सॉल्वेंट हो जो कि वाटर से कंपैटिबल ना हो, तो उस केस में हम उसको नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वाटर से कंपैटिबल नहीं है तो वाटर से मिलेगा तो कोई रिएक्शन ना कर दे, कुछ अलग रिएक्शन ना हो जाए। तो एक सीन ये हो जाता है स्टीम इजेक्टर ना यूज करने का। एक तो मैं आपको पहले बताया कि जहाँ हाई प्रेशर ना यूज हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में तो डीवीपी यूज करेंगे। दूसरा कि शायद जो सॉल्वेंट हम रिकवरी कर रहे हैं, जो डिस्टिलेशन कर रहे हैं, वो वाटर के साथ कंपैटिबल ना हो, क्योंकि स्टीम इजेक्टर में डायरेक्टली जो वेपर होगी वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी, स्टीम के कॉन्टेक्ट में आती है, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरे एक और केस होता है कि अगर वो कंपैटिबल है भी, अगर जो सॉल्वेंट है जैसे मान लीजिए हेक्सेन है, थेंजेन या टोल्विन है, तो वाटर से कंपैटिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो उसमें जो हेक्सेन या आपका टोल्विन का वेपर आ रहा है, जैसे कोई भी सॉल्वेंट XYZ कोई भी सॉल्वेंट है, उसका जो वेपर आ रहा है, सपोज दैट वो वाटर से कंपैटिबल है भी, मान लेते हैं कंपैटिबल है, तो लेकिन वो वाटर में क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है, तो वाटर से फिर उसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो वाटर आपका मिल रहा है, जैसे स्टीम इजेक्टर है, तो स्टीम इजेक्टर में जो हाई प्रेशर स्टीम यूज कर रहे हैं तो वो कलेक्ट होकर बैरोमेट्रिक पॉट में आती हैं। तो जहां पे आप डिस्टिलेशन में यूज करेंगे तो डिस्टिलेशन में कुछ वेपर भी वहां पे आएंगी जो कि उस कलेक्शन पॉट में, बैरोमेट्रिक पॉट में आएंगे। तो बैरोमेट्रिक पॉट में आपका सॉल्वेंट और वाटर दोनों का मिक्सचर मिलेगा, फिर आपको उन सॉल्वेंट और वाटर को फिर से अलग करना पड़ेगा, तो फिर आपका एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगा, एक्स्ट्रा ऑपरेशन जाएगा, तो वो भी एक केस हो सकता है। तो ये पैरामीटर्स होते हैं कि कहाँ पे हमें डीवीपी यूज करना है, ड्राई वैक्यूम पंप यूज करना है, कहाँ पे स्टीम इजेक्टर यूज करना है, कहाँ पे वाटर रिंग वैक्यूम पंप होता है। तो काफी ऐसी चीजें होती हैं जिनको देखते हुए ऐसा लगाया जाता है। बाकी वैक्यूम तो आप सभी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि ड्राई वैक्यूम पंप कैसे वर्क कर रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, बाकी इसका यूजेस क्या है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।